माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस सिंपल सी क्लास में हम एनडीए में आने वाले कुछ बेसिक एरर्स को सॉल्व करेंगे और उनके कंसेप्ट्स को बहुत अच्छी तरीके से क्लियर करेंगे, जिससे कि हमारी जो नॉलेज है वो अच्छे तरीके से इन्हेंस हो सके और हम कंपटीशन में अच्छा परफॉर्म कर पाएँ। तो चलिए बिना किसी देरी के एरर्स को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज एवरीवन ऑफ द बॉयज लव टू राइड। चलिए इसका कंसेप्ट समझते हैं और कंसेप्ट समझने के बाद आप अपनी तरफ से इस एरर को सॉल्व करना, कोशिश करना कि आप इसका आंसर बता पाओ। तो चलिए पहले इसका कंसेप्ट समझते हैं कि जब भी हमारे सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है, अगर वो सब्जेक्ट हो जाए या तो एवरीवन या फिर समवन, नो वन या फिर हो जाए एनीवन, और जहाँ पर हम वन का यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर बडी का यूज़ भी किया जा सकता है, जैसे कि एवरीबडी, समबडी या फिर एनीबडी या फिर नोबडी। इन वर्ड्स के बाद आएगा ऑफ और इस ऑफ के बाद हमें ज़रूरत पड़ेगी या तो नाउन की या फिर प्रोनाउन की। अब यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि इस ऑफ के बाद में जो नाउन या प्रोनाउन आएंगे वो नाउन या प्रोनाउन हमेशा प्लूरल होने चाहिए, यानी कि चाहे नाउन हो चाहे प्रोनाउन हो वो हमेशा प्लूरल रहना चाहिए। और रूल आगे, कंसेप्ट आगे ये कहता है कि इस नाउन या प्रोनाउन के बाद यहाँ पर हमें चाहिए हेल्पिंग वर्ब, या तो हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब। अब आप इतना कंसेप्ट तो जानते होंगे कि ये जो ऑफ है ये ऑफ है एक प्रपोजिशन, और प्रपोजिशन के बाद में आते हैं नाउन या प्रोनाउन, लेकिन प्रपोजिशन के बाद में आने वाले नाउन या प्रोनाउन होते हैं ऑब्जेक्टिव केस में, और जो भी हेल्पिंग वर्ब लगाई जाती है वो कभी भी ऑब्जेक्टिव केस के अकॉर्डिंग नहीं हो सकती। तो जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो इन वर्ड्स के अकॉर्डिंग आएगी, और ये जितने भी वर्ड यहाँ पर लिखे हुए हैं ये सब वर्ड्स होते हैं सिंगुलर। तो एक तरीके से ये जो समबडी, एवरीबडी, समवन, नो वन है ये सेंटेंस के मेन सब्जेक्ट हैं, तो हेल्पिंग वर्ब जो है वो मेन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। और जब मेन सब्जेक्ट सिंगुलर है तो क्या हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब भी सिंगुलर नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। तो जब भी सेंटेंस में एवरीवन, समवन, नो वन, एनीवन या फिर एनीबडी, समबडी का यूज़ किया जाए तो इनके बाद आने वाले नाउन या प्रोनाउन बेशक प्लूरल हो, लेकिन इनके बाद आने वाली हेल्पिंग वर्ब हमेशा सिंगुलर होगी। कन्फ्यूज़न इस वजह से होता है कि यहाँ पे जो नाउन और प्रोनाउन है ये प्लूरल आते हैं, तो स्टूडेंट को लगता है कि जब पास में नाउन और प्रोनाउन प्लूरल है तो आगे आने वाली हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। तो आप ध्यान रखेंगे कि नाउन या प्रोनाउन जो एवरीबडी, समबडी, इनके बाद में जो नाउन या प्रोनाउन है ये प्लूरल है, लेकिन इनके बाद आने वाली जो हेल्पिंग वर्ब है या फिर मेन वर्ब है वो सिंगुलर रहेगी। चलिए सेंटेंस में एरर देखते हैं। एवरीवन, इसमें तो कोई एरर है ही नहीं। ऑफ द बॉयज़, तो ये एवरीवन है, इसके बाद में ये ऑफ प्रपोजिशन आ गई। अब इसके बाद में नाउन या प्रोनाउन आना चाहिए, लेकिन वो कैसा होना चाहिए? प्लूरल होना चाहिए। तो यहाँ पे ये बॉय में एस लगा हुआ है, ये प्लूरल है। अब इसके बाद में जो हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब आएगी वो कैसी होनी चाहिए? सिंगुलर होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? लव। अब ये जो लव है ये है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और आप ध्यान रखेंगे कि वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है ये तो हमेशा कैसी होती है? ये हमेशा प्लूरल होती है, यानी कि ये जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कैसा हो गया? सिंगुलर हो गया। लेकिन आगे आ रही है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कैसी होती है? प्लूरल होती है। लेकिन रूल क्या कहता है कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो आगे आने वाली जो हेल्पिंग वर्ब है वो भी सिंगुलर होगी, या फिर मेन वर्ब होगी वो भी सिंगुलर होगी। तो अब यहाँ पे वर्ब को सिंगुलर कैसे किया जाता है? वर्ब को सिंगुलर करने के लिए कुछ नहीं करना होता। इस वर्ब फर्स्ट में एस या ई एस अगर आप लगा देंगे तो ये भी क्या हो जाएगी? सिंगुलर हो जाएगी। और इसको वर्ब फर्स्ट एस या ई एस को कई लोग वर्ब की फिफ्थ फॉर्म भी कहते हैं। तो अब जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब को भी सिंगुलर करना पड़ेगा, तो इसीलिए इस लव में यहाँ पर एस लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे लव की जगह हो जाएगा लव्स। ये इसका करेक्ट आंसर बनेगा। एवरीवन ऑफ द बॉयज लव्स टू राइड। तो इसके सी पार्ट में एरर था इस वर्ब में, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर था तो वर्ब को भी सिंगुलर करना था, और वर्ब को सिंगुलर करने के लिए क्या करेंगे कि वर्ब में एस या ई एस लगा देंगे। आई होप कि आपको ये एरर समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वन ऑफ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड बैड हैबिट इज द यूज ऑफ टोबैको। ये जो टोबैको लिखा हुआ है इसका मतलब होता है तंबाकू। चलिए इसके कंसेप्ट को समझते हैं। अगर हमारे सेंटेंस में यूज किया जा रहा है वन ऑफ का, तो वन ऑफ के बाद में जो भी नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा वो नाउन या प्रोनाउन हमेशा प्लूरल होना चाहिए। वन ऑफ के बाद में जो भी नाउन या प्रोनाउन आएगा वो हमेशा प्लूरल होगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। कई बार ऐसा होगा कि वन ऑफ आएगा सेंटेंस में,
वन ऑफ के बाद द और द के बाद में सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ किया जाएगा। लेकिन इस डिग्री के बाद में भी हो सकता है कि सेंटेंस में कोई नाउन दिया हो, या फिर रेयर केस में हो सकता है कि प्रोनाउन दिया हो। तो रूल सेम रहेगा कि जब भी सेंटेंस में वन ऑफ आ गया तो इसके बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन हमेशा प्लूरल ही होगा। और अगर ये वन ऑफ सब्जेक्ट की जगह पर है तो इस वन के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाई जाएगी। तो वन के अकॉर्डिंग जो हेल्पिंग वर्ब वन यानी कि सिंगुलर, एक, तो जब सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर आएगी। तो यहाँ पर वन ऑफ के साथ अगर कभी भी हेल्पिंग वर्ब अप्लाई करनी हो या फिर कभी मेन वर्ब अप्लाई करनी हो तो आप ध्यान रखना कि हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब हमेशा सिंगुलर आएंगी। और उसके आने का रीज़न ये है कि यहाँ पर ये जो ऑफ का यूज़ किया जा रहा है, ये ऑफ है एक प्रपोजिशन, और प्रपोजिशन के बाद में जो नाउन या प्रोनाउन आते हैं उनके अकॉर्डिंग कभी भी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं किया जाता। तो भले ही यहाँ पर नाउन या प्रोनाउन प्लूरल दे रखे हैं, लेकिन फिर भी ये आ रहे हैं किसके बाद में, ऑफ, प्रपोजिशन के बाद में। और प्रपोजिशन के बाद में अगर ये आएंगे तो इनके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं किया जाएगा। इनसे पहले जो मेन सब्जेक्ट है उस मेन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाई जाएगी। अब मेन सब्जेक्ट तो वन लिखा हुआ है, वन का मतलब होता है एक, तो वन तो वैसे ही सिंगुलर है, तो जब ये सिंगुलर है तो आगे आने वाली हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब अपने आप सिंगुलर ही आएगी। और इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि वन ऑफ के बाद में जो नाउन या प्रोनाउन आएगा वो हमेशा प्लूरल होना चाहिए, ये बात आप ध्यान रखेंगे। चलिए इसको समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। जैसे कि अब कहा जाए, अब अगर आपसे कहा जाए कि आपके पास एक वॉच है, अब इस एक वॉच में से किसी और को एक वॉच दे दो, तो क्या एक में से डिवाइड करके किसी एक को निकाला जा सकता है? नहीं ना, कि एक में से एक वॉच किसी और को दे दो, तो क्या ये पॉसिबल है? ये तो बिल्कुल भी पॉसिबल है ही नहीं। एक में से तो डिवाइड होने का काम हो ही नहीं सकता। जैसे कि कहा जाए कि 5 पेन है किसी इंसान के पास, तो 5 में से एक तो हो सकता है, लेकिन एक में से एक हो सकता है क्या? ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो बहुत सी चीज़ों में से अगर एक की बात की जा रही है, बहुत सी चीज़ें यानी कि वहाँ पे काफ़ी चीज़ें होंगी, तो उसमें से एक को बाहर निकाला जा सकता है, एक को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। लेकिन एक में से एक को कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं? जैसे कि ये एक पेन है, क्या एक पेन में से एक किसी को दिया जा सकता है? नहीं। अगर हमारे पास 5 या 6 पेन होते तो उन 5 या 6 में से एक उठा के किसी को दे सकते थे। लेकिन अगर हमारे पास एक ही चीज़ है तो क्या उसमें से किसी चीज़ को बांट सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं बांट सकते। समझे आप? तो बांटने के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमें काफ़ी चीज़ें चाहिए, उनमें से हम एक चीज़ उठा के किसी को दे सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। सेम कंसेप्ट यहीं पे लागू होता है कि जब काफ़ी चीज़ें होंगी, यानी कि जब चीज़ें प्लूरल होंगी, जब इंसान प्लूरल होंगे, वस्तुएं प्लूरल होंगी, तो उनमें से किसी एक की बात की जा सकती है। जैसे कि यहाँ पर अगर लिख दिया जाए वन ऑफ द बाइक इज आउट ऑफ ऑर्डर, तो ये जो आउट ऑफ ऑर्डर होता है इसका मतलब होता है खराब हो जाना। यानी कि बाइक कितनी है, यहाँ पर बाइक सिंगुलर है, तो यानी कि यहाँ पे है एक बाइक, और इस एक बाइक में से एक खराब हो गई है। तो क्या ये सही है कि एक बाइक में से एक खराब है? अरे नहीं, यहाँ पे कहने का मतलब है कई बाइक्स हैं और उन कई बाइक्स में से एक खराब हो गई है, ये कहने का सेंस है। तो कई बाइक्स हैं, कई हैं तो वो प्लूरल होनी चाहिए, और प्लूरल होनी चाहिए तो इसमें क्या लगेगा? ऐसा लगेगा, वन ऑफ द बाइक्स। और कितनी बाइक्स खराब हुई हैं? एक खराब हुई है। तो जब एक खराब है तो हेल्पिंग वर्ब भी उस एक के अकॉर्डिंग ही आएगी और सिंगुलर आएगी। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। चलिए इस कंसेप्ट को अपने सेंटेंस में अप्लाई करते हैं और समझते हैं। वन ऑफ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड बैड हैबिट इज। अब वन ऑफ यानी कि ये जो वन है सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह पर है, तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा सिंगुलर होनी चाहिए। तो ये हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर सिंगुलर है, तो इसमें तो कोई एरर है ही नहीं। लेकिन इस वन ऑफ के बाद में जो नाउन या प्रोनाउन आएंगे वो हमेशा प्लूरल होने चाहिए। तो यहाँ पर नाउन क्या है? हैबिट। लेकिन ये जो हैबिट है ये तो सिंगुलर दिया हुआ है, जबकि वन ऑफ के बाद में जो भी नाउन या प्रोनाउन आएगा वो हमेशा प्लूरल होना चाहिए। तो इसीलिए इस हैबिट का प्लूरल बनाना पड़ेगा, और इसमें प्लूरल बनाने के लिए क्या करेंगे? इसमें लगा देंगे एस या एस, तो यहाँ पर सही हो जाएगा हैबिट्स। तो इसके बी पार्ट में एरर है, ये हैबिट सिंगुलर था, इसको प्लूरल होना चाहिए, क्योंकि ये वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन है जो कि हमेशा प्लूरल होते हैं। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ रमेश विल बी प्रमोटेड ही विल गेट अ हायर सैलरी। ओके, चलिए इसका कंसेप्ट समझते हैं।
आप हमेशा कंसेप्ट पर ही ध्यान देना। अगर आप अपनी एनर्जी रटने पर लगाओगे तो आपकी एनर्जी वेस्ट हो जाएगी, दैट वुड बी फ्यूटाइल, वो व्यर्थ होगा। लेकिन आप अगर कंसेप्ट को समझेंगे, कंसेप्ट्स को रिवाइज करेंगे तो आपके कंसेप्ट्स एकदम क्लियर हो जाएंगे, और कंसेप्ट्स ही हेल्प करते हैं। तो अच्छे कंसेप्ट्स रखिए, अच्छी जगह पढ़िए। चलिए इसका कंसेप्ट बनाते हैं कि ये जो सेंटेंस है ये है कंडीशनल सेंटेंस। तो कंडीशनल सेंटेंसेस में जो कंडीशन वाली क्लॉज होती है वो हमेशा इफ से शुरू होती है। कंडीशनल वाले सेंटेंस जितने भी होते हैं उनमें जो कंडीशन वाली क्लॉज होती है वो हमेशा इफ से शुरू होती है, और इस कंडीशन वाली क्लॉज के बाद जो अगली क्लॉज आती है वो बताती है रिजल्ट को। और इन दोनों क्लॉजेस को सेपरेट करने के लिए बीच में कॉमा का यूज किया जाता है। अब आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि इफ क्लॉज में, यानी कि वो क्लॉज जो कंडीशन बताती है, उसमें कभी भी गलती से भी कभी भी आपको विल या शैल यानी कि फ्यूचर का यूज नहीं करना। यानी कि इफ वाली जो क्लॉज होगी, इफ क्लॉज यानी कि जो क्लॉज कंडीशन बता रही है, उस क्लॉज में कभी भी गलती से भी आपको विल शैल का यूज नहीं करना। ये हमेशा गलत होते हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे कि कंडीशन वाली क्लॉज में आप कभी भी फ्यूचर का यूज नहीं करेंगे। बस ये कंसेप्ट आपको याद रखना है। इसमें कई कंसेप्ट्स हैं, पिछली वीडियो लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन आप इस बात को भी याद रखेंगे कि इफ क्लॉज जो होती है, यानी कि वो क्लॉज जो कंडीशन बताती है, उसमें कभी भी फ्यूचर का यूज नहीं किया जाता। चलिए देख लेते हैं सेंटेंस में क्या एरर हो सकता है। यानी कि जो इफ क्लॉज है उसमें सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के तुरंत बाद ही विल का यूज किया गया है। यानी कि इफ क्लॉज में तो फ्यूचर का यूज होता ही नहीं है, और यहाँ पे फ्यूचर का ही यूज किया गया है, तो इसको यहाँ से हटा देंगे। विल हटाएंगे तो बी भी हटाना पड़ेगा, और बी की वजह से ही यहाँ पर आ रही थी थर्ड फॉर्म। अब इस सेंटेंस को सही करने के लिए चेक करेंगे कि क्या ये सेंटेंस पैसिव में है। अगर ये पैसिव में है और फ्यूचर है तो इस फ्यूचर की जगह कौन लेता है? इस फ्यूचर की जगह हमेशा आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो यहाँ पे फ्यूचर हटाएंगे और फ्यूचर की जगह पे किसको लिख देंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट को। लेकिन यहाँ पर अगर फ्यूचर में एक्टिव दिया गया था तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिव बनाएंगे, और फ्यूचर में अगर पैसिव दिया गया है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव बना देंगे। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिव या पैसिव कैसे बनता है? अगर एक्टिव है तो उसमें पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब फर्स्ट, और ज़रूरत पड़ने पर वर्ब फर्स्ट में एस या ईएस, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर इसका पैसिव बनाना चाहते हैं तो पैसिव बनाने के लिए ऑब्जेक्ट पहले लिखेंगे, क्योंकि पैसिव में ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो ऑब्जेक्ट, और इस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही लगाएंगे इज एम आर, और इस इज एम आर के बाद आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, जरूरत पड़ने पे बाय, और बाय के बाद में सब्जेक्ट लगाएंगे। तो यहाँ पर ये जो फ्यूचर वाला सेंटेंस था ये पैसिव वॉइस में था, और फ्यूचर की पहचान कैसे करेंगे ये पैसिव में है? जब भी विल शैल के साथ अगर सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो वो एक्टिव है। लेकिन अगर कहीं पर भी विल या शैल के साथ बी आ जाए और उस बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आए, तो आप ध्यान रखना कि वो जो स्ट्रक्चर है वो पैसिव वॉइस का है, कि विल शैल बी और बी के बाद में वर्ब था। तो यहाँ पे विल शैल था, में से कोई भी एक था, उसके साथ बी, और बी के साथ आ रही थी वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यानी कि ये हुआ पैसिव स्ट्रक्चर। अब पैसिव स्ट्रक्चर हुआ तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में पहले ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद में इज एम आर, और फिर वर्ब थर्ड। तो वर्ब थर्ड तो दे रखी है, तो विल और बी इसको हटाकर इसकी जगह पे इज एम आर लगा देंगे। तो यहाँ रमेश के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या आ जानी चाहिए? इज। तो सेंटेंस करेक्ट होगा, इफ रमेश इज प्रोमोटेड ही विल गेट अ हायर सैलरी। तो इसके ए पार्ट में एरर था जो हमने बहुत ही खूबसूरती से सॉल्व कर दिया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। If you give Mohan a pen, he will give it to someone else and never you will get it back। चलिए इसको समझते हैं। ये भी बिल्कुल वैसा ही उसी तरीके का क्वेश्चन है जैसा अभी हमने सॉल्व किया है, कि अगर हमारे सेंटेंस की स्टार्टिंग में आ जाए इफ़ क्लॉज, तो इफ़ क्लॉज में हमेशा किसका यूज़ करेंगे आप? फ्यूचर का यूज़ तो कभी नहीं करना होता। यहाँ यूज़ करते हैं हम किसका? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो जब इफ वाली क्लॉज में प्रेजेंट इंडेफिनिट आता है तो रिजल्ट वाली क्लॉज में हम फ्यूचर इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं। समझे आप कि कभी भी इफ क्लॉज में फ्यूचर का यूज़ नहीं होता। जो रिजल्ट बताने वाली क्लॉज होती है उसमें हम फ्यूचर का यूज़ कर सकते हैं। रिजल्ट वाली क्लॉज में फ्यूचर का यूज़ हो सकता है, लेकिन जो कंडीशन बताने वाली क्लॉज होती है उसमें हम फ्यूचर का यूज़ नहीं करते। देखते हैं
सेंटेंस में चेक करते हैं कि इफ़ क्लॉज दे रखी है और उसके साथ में यू गिव यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट कौन से सेंटेंस होते हैं जिनमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है या फिर फर्स्ट फॉर्म में कभी कभी एस या ई एस का यूज़ होता है। एस या ई एस का यूज़ तब होता है जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, जैसे कि दिव्या गोज टू मार्केट। तो दिव्या सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगा देंगे। अगर यहीं पे प्लूरल सब्जेक्ट होता है जैसे कि आई गो टू मार्केट, तो आई के साथ में एस या ई एस लगाने की ज़रूरत रिक्वायरमेंट नहीं है। चेक करते हैं। तो इफ़ के साथ में जो सेंटेंस बना हुआ है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही है। तो जब इफ़ के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है तो जो रिजल्ट वाली क्लॉज होती है उसमें विल या शैल का यूज़ किया जाता है। तो अब यहाँ पर रिजल्ट यहाँ से शुरू है, ही विल गिव इट टू समवन एल्स। तो यहाँ पर भी फ्यूचर में ही बनाया गया है सेंटेंस, यानी कि जो रिजल्ट क्लॉज है वो भी फ्यूचर में ही बनाई गई है। तो ऐसे तो यहाँ पर इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। समवन एल्स एंड नेवर यू विल गेट इट बैक। अब यहीं पर गलती है कि सेंटेंस में अगर कंजंक्शन आ रहा है तो कंजंक्शन के बाद जो हम सेंटेंस बनाते हैं नॉर्मली उस सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब, फिर उसके बाद नॉट या नेवर का यूज होता है। यानी कि नॉट और नेवर का यूज किसके बाद होगा? हेल्पिंग वर्ब के बाद होगा, या तो हेल्पिंग वर्ब या फिर मॉडल। तो यहाँ पर ये जो सेंटेंस बनाया हुआ है इसी पार्ट में एरर है। यहाँ पर है नेवर यू विल बैक, जबकि होना चाहिए था यू विल नेवर। इस तरीके से ये जो नेवर की पोजीशन है यही गलत है, यहाँ पर यही इनकरेक्ट है और यही इस सेंटेंस का एरर है। तो ये जो नेवर होगा ये यहाँ पर विल के बाद, यानी कि या तो हेल्पिंग वर्ब या फिर मॉडल के बाद यहाँ आएगा। तो इस तरीके से ये सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। माई ब्रदर गोज टू द ऑफिस 5 day week। ओके चलिए, यहाँ कहने का मतलब क्या है कि मेरा भाई जाता है, कहाँ जाता है? टू दी ऑफिस, ऑफिस जाता है। और भैया कितने दिन जाता है? 5 day week, यानी कि 5 दिन जाता है एक हफ्ते में। तो सबसे पहली बात तो आप यही समझ सकते हैं कि 5 ऐसा वर्ड है जिसके बाद में जो भी नाउन आएगा 2, 3, 4, 5 इनके बाद में जो भी नाउन आएगा वो नाउन तो प्लूरल होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर अगर देखा जाए 5 बुक, तो 5 बुक तो गलत हो गया ना। गलत क्यों हो गया? क्योंकि 5 ये 5 हो गए, और यानी कि किताबें कितनी है? ये भी 5 हुई। 5 हुई तो एक से ज़्यादा हुई, एक से ज़्यादा हुई तो नाउन को प्लूरल बनाना पड़ेगा। तो 5 बुक्स। तो सबसे पहला एरर तो ये यहीं पे दिख रहा है इसमें कि 5 days होना चाहिए। अब इसका कंटेक्स्ट क्या है? कंटेक्स्ट ये है कि 5 दिन जाता है हर हफ्ते में, प्रति हफ्ता 5 दिन। जैसे कि आप पढ़ाई करते होंगे, हर दिन में 2 घंटे या फिर 5 घंटे या फिर 8 घंटे, प्रतिदिन 8 घंटे। यानी कि ऐसा हो सकता है कि आप एक हफ्ते में 3 दिन पढ़ते हैं। तो इसके लिए क्या बनाएंगे? ये हो जाएगा 3 days। अब जो प्रति होता है, प्रति के लिए यूज किया जाता है अ का, 3 days अ वीक। तो इसका मतलब हुआ कि एक हफ्ते में 3 दिन, यानी कि प्रति हफ्ता 3 दिन, 3 days अ वीक। जैसे कि हम स्कूल जाते थे, 6 दिन जाते थे एक हफ्ते में, तो उसके लिए क्या यूज कर सकते हैं? 6 days प्रति हफ्ता, यानी कि अ वीक। अब ऐसे भी हो सकता है कि आप या फिर कोई भी इंसान प्रति महीना, यानी कि पर मंथ 3 हफ्ते काम करता है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा? 3 weeks। पर मंथ के लिए क्या लगा देंगे? अ मंथ। तो इसका मतलब हो गया 3 weeks अ मंथ, यानी कि हर महीने में 3 हफ्ते काम किया जाता है। ऐसे ही यहाँ पर कहा गया है कि जिसका भी भाई है ये ऑफिस जाता है हर हफ्ते 5 दिन। तो 5 दिन की वजह से पहले तो इसको प्लूरल बनाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 5 days। अब प्रति के लिए यहाँ पर हमें अ भी ऐड करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 5 days अ वीक, यानी कि प्रति हफ्ते में 5 दिन। इस तरीके से ऐसे सेंटेंसेस को करेक्ट किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप कि आप समझ पाए होंगे। रविंद्रनाथ टैगोर, अ नोबल लॉरिएट एंड द ऑथर ऑफ नेशनल एंथम, फाउंड शांति निकेतन। ओके, नो प्रॉब्लम। कंसेप्ट को समझते हैं। एक वर्ब होती है फाइंड। इस फाइंड का मतलब होता है सर्च, किसी चीज़ को खोजना या फिर ढूंढना। ये जो फाइंड है ये फर्स्ट फॉर्म है, इसकी सेकेंड फॉर्म होती है फाउंड, और इसकी थर्ड फॉर्म भी सेकंड की तरह ही सेम होती है, फाउंड। और इन फाइंड, फाउंड, फाउंड का मतलब होता है सर्च, खोजना, ढूंढना किसी भी चीज़ को। अब एक और वर्ब होती है, वो वर्ब होती है फाउंड।
और ये जो फाउंड है ये खुद फर्स्ट फॉर्म है। इस फाउंड का मतलब होता है किसी भी चीज़ को स्टैब्लिश करना, स्टैब्लिश यानी कि किसी भी चीज़ की स्थापना करना, स्थापना करना। अब इसकी जो सेकंड फॉर्म होती है स्थापना करने के सेंस में, वो होती है फाउंडेड, और थर्ड फॉर्म भी फाउंडेड ही होती है। और इसी फाउंड से बनता है फाउंडर। फाउंडर कौन होता है? किसी भी चीज़ की स्थापना करने वाला। अब यहाँ पर इस सेंटेंस में कंटेक्स्ट समझते हैं कि ये जो शांति निकेतन है इसको खोजा गया या फिर इसकी स्थापना की गई। आप बताइए। हाँ जी, बिल्कुल ठीक, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि शांति निकेतन की क्या की गई? स्थापना की गई। अब स्थापना करने के सेंस में अगर वर्ब की फॉर्म लगानी है, सेकंड फॉर्म या फिर थर्ड फॉर्म, तो वहाँ यूज़ करना है फाउंडेड का, ना कि फाउंड का। अगर फाउंड है तो फाउंड का मतलब हो गया खोजा गया, ढूंढा गया। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या शांति निकेतन को खोजा? नहीं, उन्होंने उसकी स्थापना की। तो स्थापना करने के सेंस में यहाँ यूज़ करना है फाउंडेड। तो इस फाउंड को यहाँ से हटाएंगे और इसकी जगह पे यूज़ करेंगे फाउंडेड। तो ये वाला एरर भी ठीक हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वी ऑफन हियर पीपल से दैट मोस्ट ह्यूमन बीइंग्स हैव नॉट इवॉल्व्ड टू ग्रो अप इनफ टू स्टिक टू ट्रूथ और नॉन वायलेंस। चलिए इसके कंसेप्ट को समझते हैं। यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा हुआ है आई हैव, यहाँ सेंटेंस लिखा हुआ है आई हैव सीन एंड हियर दैट सॉन्ग। अब यहाँ पर हम इस सेंटेंस में ये देख सकते हैं कि यहाँ पर दो वर्ब्स का यूज़ किया गया है। एक है ये सीन, ये वर्ब थर्ड है, क्योंकि हैज़ और हैव के बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसके बाद में एंड, यानी कि कोई कंजंक्शन लगाया हुआ है, उसके बाद में फिर दोबारा से वर्ब का यूज़ किया जा रहा है। तो इस हैव के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। लेकिन जो इसके कंजंक्शन के तुरंत बाद जो दूसरी वर्ब आ रही है वो कौन सी वर्ब है? वो फर्स्ट फॉर्म है। लेकिन अगर सेंटेंस में मेन वर्ब हैव है तो इसके बाद अगर वर्ब आएगी तो उसको थर्ड फॉर्म होना ही होगा। तो इसीलिए यहाँ पर ये जो हेयर है इसको भी थर्ड फॉर्म में चेंज किया जाएगा, इसमें भी डी लगाया जाएगा। अब ये सेंटेंस करेक्ट हुआ। एक एग्जांपल और देख सकते हैं। यहाँ सेंटेंस लिखा हुआ आई एम सिटिंग एंड वॉच टीवी। अब इस सेंटेंस में क्या एरर है कि इज एम आर वॉज वर्ब के बाद अगर एक्टिव सेंटेंस है तो इनके बाद वर्ब फर्स्ट आईएनजी का यूज होना ही होना है। चलिए अब देखते हैं सेंटेंस में क्या गलती है कि यहाँ इधर तो सिटिंग यानी कि आईएनजी का यूज़ किया जा रहा है, लेकिन जो दूसरी वर्ब है वॉच, क्या इसमें आईएनजी का यूज़ हो रहा है? इसमें तो आईएनजी का यूज़ है ही नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस एम के अकॉर्डिंग उसके बाद अगर वर्ब आ रही है तो वो आईएनजी फॉर्म में होनी ही चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पर हमें आईएनजी का यूज़ करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आई एम सिटिंग एंड वॉचिंग टीवी। सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब है उसी के अकॉर्डिंग मेन वर्ब आएगी। अब ऐसा नहीं है कि पहली दूसरी भी मेन वर्ब उसी के अकॉर्डिंग आएगी अगर सेंटेंस चेंज नहीं हो रहा। अब देखते हैं कि इस सेंटेंस में क्या एरर है कि यहाँ पे सेंटेंस में लिखा हुआ है वी ऑफन हियर पीपल से दैट मोस्ट ह्यूमन बीइंग्स हैव। अब ये जो हैव है इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये इवॉल्व्ड, हैव के अकॉर्डिंग वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया है। और इसके बाद ही तुरंत यहाँ पर ग्रो, ये तो ग्रो कौन सी फॉर्म है? ये तो फर्स्ट फॉर्म है, जैसा कि हमने इस एरर में देखा कि हैव के साथ में थर्ड फॉर्म लगाई है, लेकिन दूसरी ही तरफ यहाँ पर हैव के साथ में फर्स्ट फॉर्म लगा रखी थी, जिसको कि हमने ठीक किया। सेम एरर यहाँ पर दे रखा है कि अगर हेल्पिंग वर्ब हैव है तो आगे आने वाली जो भी वर्ब होगी वो थर्ड फॉर्म ही होगी। तो इस ग्रो की थर्ड फॉर्म क्या होती है? ग्रो की फर्स्ट फॉर्म ग्रो, सेकंड फॉर्म होती है ग्रू और थर्ड फॉर्म होती है ग्रोन। तो यहाँ पर भी ग्रोन का यूज किया जाएगा। इस W के बाद W के बाद लगा देंगे N, तो ये वर्ड बन जाएगा ग्रोन, GROWN, ग्रोन अप इनफ। इस तरीके से ये सेंटेंस करेक्ट होगा, ठीक होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन इज स्लो एंड स्टेडी ओन्स द रेस एज द वाइज वुड से। ये बहुत ही सिंपल है, ये प्रोवर्ब से रिलेटेड है। जो भी प्रोवर्ब्स होती है उनमें हम ज़्यादा चेंजेस नहीं करते। और प्रोवर्ब क्या होती है? स्लो एंड स्टेडी ओन्स नहीं होता, वहाँ विंस होता है, विंस द रेस। तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा, उस ओन्स को हटाकर वहाँ पे विंस करेंगे, सो एंड स्टेडी विंस द रेस। इस तरीके से हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। तो यहाँ इसके बी पार्ट में एरर है और ये ओन्स हटाएंगे और इस ओन्स की जगह पे विंस का यूज़ करेंगे, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
दिस व्यू हैज़ बीन टेकन बाय वन ऑफ द इंटेलिजेंट पीपल हु हैज़ रिटन ऑन दिस सब्जेक्ट। चलिए इसके कंसेप्ट को समझते हैं। इसमें काफ़ी अच्छा कंसेप्ट यूज़ किया गया है कि अगर हमारे सेंटेंस में यूज़ किया जाए वन ऑफ का, कि हमारे सेंटेंस में यूज़ किया जाए वन ऑफ का, वन ऑफ के बाद में जो भी नाउन या प्रोनाउन आना चाहिए वो प्लूरल आना चाहिए, यानी कि वन ऑफ के बाद में जो नाउन या प्रोनाउन है वो हमेशा प्लूरल होना चाहिए। और वहाँ पर किसका यूज़ किया गया है? पीपल। पीपल ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ और मैं आपको बार बार बताता रहूँगा जब तक आपके दिमाग में ना बैठ जाए कि पीपल, पब्लिक और पुलिस, ये 3P होते हैं और ये जो तीनों के तीनों P से स्टार्ट होते हैं ये हमेशा प्लूरल होते हैं। ये बात आप ध्यान रखना। तो वन ऑफ के बाद में जो नाउन या प्रोनाउन आएगा वो हमेशा प्लूरल होना चाहिए। तो यहाँ पे पीपल आ रहा है, ये प्लूरल है। अब इस नाउन या प्रोनाउन के बाद कभी भी यूज़ किया जाए अगर हु का, यानी कि यहाँ पर अगर रिलेटिव प्रोनाउन आ जाए तो आप ध्यान रखना कि हो सकता है रिलेटिव प्रोनाउन के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब हो या फिर कोई मेन वर्ब हो। वैसे कंसेप्ट में गलती इस वजह से होती है क्योंकि हम जानते हैं कि वन ऑफ के साथ में हेल्पिंग वर्ब हमेशा सिंगुलर आती है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन यही गलती हो जाएगी। चलिए इसको और अच्छे से समझते हैं कि आगे आने वाले जो हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब होते हैं वो हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब इस प्लूरल नाउन के अकॉर्डिंग आते हैं जब सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन का यूज हो जाए। अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ा था कि अगर सेंटेंस में वन ऑफ आ रहा है और उसके बाद में कोई नाउन या प्रोनाउन आ रहा है तो हेल्पिंग वर्ब इस वन के अकॉर्डिंग आती थी, लेकिन अगर इस सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन का यूज हो गया तो आगे आने वाली जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो इस नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग आएगी। ये बात आप बहुत अच्छे से समझेंगे कि अगर सिर्फ वन ऑफ होता और उसमें रिलेटिव प्रोनाउन का यूज नहीं होता तो जो हेल्पिंग वर्ब आती वो इस वन ऑफ के अकॉर्डिंग आती। ये बात आप समझो। लेकिन यहाँ इस सेंटेंस में वन ऑफ तो है, लेकिन वन ऑफ के साथ साथ यहाँ पर एक रिलेटिव प्रोनाउन भी है, और जब रिलेटिव प्रोनाउन आ जाता है तो जो हेल्पिंग वर्ब होती है इस रिलेटिव प्रोनाउन का जो एंटीसीडेंट होता है, एंटीसीडेंट यानी कि जो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले का नाउन या प्रोनाउन है, इन्हीं के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आती है। चलिए मैं और इजी वे में यहाँ पर लिखता हूँ कि रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन जो होते हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग जो रिलेटिव प्रोनाउन के बाद हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब है वो आती हैं, और इनको कहा जाता है एंटीसीडेंट। तो रिलेटिव प्रोनाउन का जो एंटीसीडेंट होता है उसी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया जाता है। सेम इस सेंटेंस में देखेंगे, इस कंसेप्ट में देखेंगे, वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो नाउन या प्रोनाउन है अगर वो प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब भी प्लूरल आएगी। तो इसीलिए यहाँ से इस हैज़ को हटाएंगे और इसका प्लूरल क्या होता है? हाँ जी बिल्कुल ठीक, इसका प्लूरल होता है हैव। लेकिन अगर इस सेंटेंस में ये हु नहीं होता, अगर ये हु नहीं होता तो वन के अकॉर्डिंग क्या ठीक था? हैज़ ठीक था। तो रटना नहीं है, बहुत अच्छे से आपको कंसेप्ट्स को समझना है जिससे कि आप स्ट्रांग हो सकें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वन ऑफ द मेंबर्स एक्सप्रेस्ड डाउट इफ द मिनिस्टर वॉज एथीस्ट। एथीस्ट क्या होता है? ये वन वर्ड वाली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ। एथीस्ट का मतलब होता है अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव गॉड, यानी कि ऐसा कोई इंसान जो भगवान पर विश्वास ना करता हो उसको अथीस्ट कहा जाता है। और इसको हम बोल सकते हैं क्या? नॉन बिलीवर ऑफ गॉड, यानी कि जो भगवान पर भरोसा नहीं करता। और जो भगवान पर विश्वास करता है बिलीवर, वो कौन होता है? वो होता है थीस्ट। थीस्ट का मतलब हो जाएगा भगवान पर विश्वास करने वाला, और अथीस्ट कौन होता है? जो भगवान पर विश्वास नहीं करता। चलिए एरर को सॉल्व करते हैं। ये एक फ्रेज होता है। फ्रेज क्या होता है? एक्सप्रेस डाउट दैट। इसके साथ कभी भी इफ़ का यूज़ नहीं किया जाता। एक्सप्रेस डाउट दैट होता है, ना कि कभी भी इफ़ होगा। अब आप खुद समझ सकते हैं कि यहाँ से इफ़ को हटाएंगे और इफ़ की जगह पर किसका यूज़ करेंगे? दैट का यूज़ करेंगे। तो यहाँ बी पार्ट का एरर हुआ, एक्सप्रेस्ड डाउट दैट द मिनिस्टर वॉज एथीस्ट। ये भी कितना सिंपल था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द ओनर एज वेल एज हिज सर्वेंट्स इज ऑनेस्ट। अब नॉर्मल या फिर एवरेज बच्चा क्या करेगा? इस सर्वेंट्स को देखेगा कि ये प्लूरल है तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या लगा देगा? आर लगा देगा। लेकिन आप रूल को समझो कि जब भी दो सब्जेक्ट्स को ज्वाइन किया जाए किससे? एज वेल एज से, यानी कि सब्जेक्ट फर्स्ट एज वेल एज सब्जेक्ट सेकेंड, या फिर यहीं पर यूज़ किया जाए किसका? विद, या फिर हो सकता है टुगेदर विद, या फिर एक और हो सकता है जो कि है अलोंग विद।
तो यहाँ पर आप हमेशा याद रखेंगे कि जो भी हेल्पिंग वर्ब आती है वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है, या तो हेल्पिंग वर्ब आए या फिर मेन वर्ब आए, तो जो भी आएगी वो सब्जेक्ट फर्स्ट के अकॉर्डिंग होगी, क्योंकि ये जितनी भी वर्ड्स हैं ये एक तरीके से प्रपोजिशन का काम करते हैं और प्रपोजिशन के बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन है उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब अप्लाई नहीं की जाती। तो हेल्पिंग वर्ब आएगी सब्जेक्ट फर्स्ट के अकॉर्डिंग, और सब्जेक्ट फर्स्ट क्या है, द ओनर। द ओनर है सिंगुलर और सिंगुलर के लिए इज, तो एकदम करेक्ट है। तो यानी कि ये है डी, नो एरर, यानी कि इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रैंक लॉयड राइट हैज बीन अक्लेम्ड बाय कॉलीग्स एज द ग्रेटर ऑफ ऑल मॉडर्न आर्किटेक्ट्स। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल एरर है और बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। अगर सबकी बात की जा रही है, सबसे, अगर सबसे तुलना की गई है, सबसे कंपैरिजन किया गया है, तो वहां हम यूज करते हैं सुपरलेटिव डिग्री का। और सुपरलेटिव डिग्री में ईआर की तो कोई रिक्वायरमेंट होती नहीं है। सुपरलेटिव डिग्री से पहले लगाया जाता है द और उसमें लगाया जाता है ईएसटी, तो ये हो जाएगा द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल मॉडर्न आर्किटेक्ट्स। और ये मॉडर्न की जो स्पेलिंग है इसको भी ध्यान रखना, DERN होती है। हम क्या बोल देते हैं, हम बोलते हैं मॉडर्न, मॉडर्न MORDEN लिखने की कोशिश करते हैं, जो कि गलत होता है। ये होता है मॉडर्न, मॉडर्न, मॉडर्न। लेकिन हम बोलने में कई बार गलती कर देते हैं, तो जो हम बोलते हैं उसी को लिखने की कोशिश करते हैं, इस वजह से गलती हो जाती है। तो आप गलती मत करना। और याद रखना कि जब सबसे तुलना की गई है तो वहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ किया जाएगा, और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए EST का यूज़ किया जाता है। तो सो सिंपल, यहाँ से ER हटाएंगे और इस जगह पे EST लगा देंगे, तो ये हो जाएगा द ग्रेटेस्ट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एट द रिक्वेस्ट ऑफ डिफेंस अटॉर्नी द ज्यूरी वर कॉल्ड एंड देयर इंडिविजुअल वर्डिक्ट्स वर रिकॉर्डेड। जब भी कलेक्टिव नाउन की बात की जाए, कलेक्टिव नाउन, अब ये जो कलेक्टिव नाउन होते हैं ये दो तरीके से काम करते हैं, एक तो यूनाइटेड सेंस में और एक डिवाइडेड सेंस में। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, कलेक्टिव नाउन होता है कोई भी ग्रुप, जैसे कि आर्मी। आर्मी क्या है, एक अगर सोल्जर है तो क्या उसको आर्मी कह सकते हैं, ना जी ना, बिल्कुल नहीं कह सकते। अब ग्रुप ऑफ सोल्जर्स को ही क्या कहा जाता है, आर्मी कहा जाता है। अब कोई भी कलेक्टिव नाउन है, जैसे कि टीम है, अब टीम दो तरीके से काम कर सकती है, एक तो यूनाइटेड सेंस में और एक डिवाइडेड सेंस में। यूनाइटेड सेंस यानी कि जितने भी टीम के प्लेयर्स हैं वो सब इकट्ठे मिलकर एक ही एम के लिए चल रहे हैं, काम कर रहे हैं, खेल रहे हैं, तो वो यूनाइटेड सेंस हो गया। अब अगर वो ही प्लेयर्स 5 अलग हैं, 5 अलग काम कर रहे हैं, तो वो क्या हुआ, डिवाइडेड सेंस हुआ। तो जब कलेक्टिव नाउन यूनाइटेड सेंस में होती है तो इसके साथ जो कुछ भी आएगा वो सब सिंगुलर होगा, और जब डिवाइडेड सेंस में होगा तो इसके साथ जो भी आएगा वो प्लूरल होगा। जो भी क्या, कि अगर हेल्पिंग वर्ब है तो वो भी सिंगुलर होगी, और आगे अगर कोई प्रोनाउन आएगा तो वो भी सिंगुलर होगा। जब डिवाइडेड सेंस की बात होगी तो जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो भी प्लूरल होगी, और अगर कोई प्रोनाउन यूज़ किया जाएगा तो वो भी प्लूरल होगा। अब यहाँ पर समझते हैं द ज्यूरी। ज्यूरी क्या होता है, ज्यूरी होता है अ पैनल ऑफ जजेस या फिर अ ग्रुप ऑफ जजेस, यानी कि जहाँ पे जज को, कई जज हों, उनको बिठाया जाए तो उनको कहा जाता है ज्यूरी। जैसे कि कई आप रियलिटी शोज देखते होंगे, वहाँ पर भी 3-4 जज होते हैं, तो आप वहाँ कहा जाता है चलिए ज्यूरी का डिसीजन पता करते हैं। तो ज्यूरी क्या हो गया, एक कलेक्टिव नाउन हो गया। अब इन सबको बुलाया गया, सबको बुलाया गया यानी कि एक साथ बुलाया गया, आने का काम, बुलाने का काम एक साथ किया गया, तो इनके साथ जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी। तो इसीलिए यहाँ पर किसका यूज हो जाएगा, यहाँ पर यूज हो जाएगा वॉज का। द ज्यूरी वॉज कॉल्ड एंड देयर। अब देयर तो प्लूरल है, और आगे जो हेल्पिंग वर्ब लगाई गई है वो भी प्लूरल है। अब यहाँ पर इसको समझना है आपको, अगर समझेंगे नहीं, तुक्के मारेंगे तो फिर गलत कर देंगे। देयर इंडिविजुअल वर्डिक्ट्स, इंडिविजुअल यानी कि सबको अलग अलग करके, इंडिविजुअल वर्डिक्ट यानी कि सबका जो फैसला था वो अलग अलग करके पूछा गया, एक साथ नहीं पूछा गया, अलग अलग करके पूछा गया या फिर रिकॉर्ड किया गया, एक साथ नहीं। अगर एक साथ नहीं तो यूनाइटेड नहीं, अगर एक साथ नहीं तो यूनाइटेड नहीं, यूनाइटेड नहीं तो यानी कि डिवाइड हुआ, और डिवाइड हुआ तो हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल और प्रोनाउन भी प्लूरल। अब कोई गलती नहीं है, यहाँ पे बुलाया सबको एक साथ गया, लेकिन उनका जो वर्डिक्ट था, वर्डिक्ट का मतलब होता है फैसला, वर्डिक्ट का मतलब होता है फैसला, जो उनका फैसला रिकॉर्ड किया गया वो अलग अलग किया गया, अलग अलग किया गया तो डिवाइडेड हो गए, डिवाइडेड हो गए तो हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल और प्रोनाउन भी प्लूरल। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अपनी समझ को डेवलप कीजिए। नेवर आई हैव सीन सच अ टाउन। एक रूल होता है इन्वर्जन।
अब उस इन्वर्जन वाले रूल में क्या करते हैं कि स्टार्टिंग में लगाते हैं नेगेटिव एडवर्ब, यानी कि सेंटेंस की जो स्टार्टिंग करते हैं वो नेगेटिव एडवर्ब से करते हैं, और नेगेटिव एडवर्ब अगर स्टार्टिंग में आ जाएगा तो उसके बाद लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, और फिर उसके बाद में आता है सब्जेक्ट। वही इन्वर्जन का रूल यहाँ पर अप्लाई किया गया है कि स्टार्टिंग में नेगेटिव एडवर्ब लगाया गया है, लेकिन नेगेटिव एडवर्ब के साथ क्या चाहिए फिर बाद में, हेल्पिंग वर्ब, और यहाँ दे रखा है सब्जेक्ट। तो इन दोनों को रिप्लेस कर देंगे, एक दूसरे से एक्सचेंज कर देंगे, हैव को पहले, आई को बाद में, जिससे कि इन्वर्जन का जो रूल है वो सही तरीके से इस सेंटेंस पर फिट हो पाए। तो यहाँ पर पहले आएगा हैव, और उस हैव के बाद में लगाएंगे हम आई, तो ये हो जाएगा नेवर हैव आई सीन सच अ टाउन। सो सिंपल। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई कैन फ्लाई इफ आई विल बी अ बर्ड। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो सब्जेक्ट है, जैसे कि ये हमारा दोस्त अगर बर्ड होता तो हम सबके सिर के ऊपर उड़ रहा होता, कुछ और नहीं, उड़ रहा होता। चलिए इसको कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। ये कंडीशनल सेंटेंस है। कंडीशनल सेंटेंस दो तरीके के होते हैं, एक तो होता है हाइपोथेटिकल और एक होता है इमेजिनेटिव, यानी कि जो इमेजिनेशन को बताता है। हाइपोथेटिकल क्या, कि काश रिया यहाँ होती, तो रिया यहाँ हो सकती है, अगर हम बुलाएं तो वो हो सकती है। लेकिन काश कोई इंसान पक्षी होता तो वो चाहकर भी पक्षी नहीं हो सकता, ठीक है। तो अगर कोई इंसान, ये तो सिर्फ इमेजिनेशन हो गई ना, कोई इंसान चाहने से अगर पक्षी बन जाता तो ऐसा तो सिर्फ इमेजिनेशन ही है कि काश करण यहाँ होता, तो अगर पॉसिबिलिटी है कि करण यहाँ हो जाए, आ जाए। लेकिन अगर कोई इंसान कहे काश मैं पक्षी होता, तो ये तो कैसे भी पॉसिबल नहीं है ना। तो जो कैसे भी पॉसिबल नहीं है वो इमेजिनेशन है, और जो किसी भी हद तक अगर थोड़ा बहुत पॉसिबल है तो उसको बोलते हैं हाइपोथेटिकल। तो यहाँ पर ये है इमेजिनेशन का। तो इमेजिनेशन वाले जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें इफ़ और जो सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट के बाद कोई भी सब्जेक्ट यहाँ पर हो, हर सब्जेक्ट के साथ वर का यूज़ किया जाता है। काश में ये होता, तो काश, अगर ये सेंटेंस यहाँ पर लिखा हुआ है, ये कह रहा है काश में पक्षी होता, तो इफ़ आई वर अ बर्ड, ये सही बनेगा। अगर यहीं पे वो काश में प्रधानमंत्री होता तो इफ़ आई वर अ पीएम, समझे आप। तो यहाँ पर यही गलती है, यहाँ पर ये विल बी का यूज़ नहीं होगा, यहाँ पर आएगा वर, क्योंकि यहाँ पर ये है एक इमेजिनेटिव सेंटेंस कि काश में पक्षी होता, ईमानदार होता, काश तुम मेरी रानी होती, तो नहीं हो सकता ना। तो इस तरीके के सेंटेंसेस में हर सब्जेक्ट के साथ में वर का ही यूज़ किया जाता है, और इनका मतलब होता है काश ऐसा होता, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आया होगा। तो ये सही सेंटेंस हो जाएगा आई कैन फ्लाई, यानी कि मैं उड़ सकता। अगर मैं पक्षी होता, चाहकर भी मैं पक्षी नहीं हो सकता, तो यही है क्या, इमेजिनेटिव सेंटेंस। समझे आप। तो आई होप कि आपको ये एरर्स समझ में आए होंगे। तो ऐसे ही दी इंग्लिश अल्फा के साथ में इंग्लिश पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, लेकिन हिंदी से जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।